हेलो दोस्तों, इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूं कि जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आए, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए जो आपको परेशान कर दे, और परेशानी जो है फिजिकल हो सकती है, मेंटल हो सकती है, इमोशनल हो सकती है, स्पिरिचुअल हो सकती है, कोई बीमारी हो सकती है, कोई सेटबैक हो सकता है। किसी भी प्रकार का जब आपको कोई सेटबैक आता है या परेशानी का सबब होता है, कई बार कोई इमेजिन्ड परेशानी हमारे सामने आ जाती है, खास करके अपने अपने आप्तजनों के लिए, अपने करीबी जनों के लिए, जब वो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में होते हैं और हमको लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर वैसा हुआ तो क्या हुआ होगा। कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा सोचने की आदत होती है, वरी करने की आदत होती है। पहले तो याद रखिए कि वरी जो है, इट इज़ अ मिसयूज ऑफ इमेजिनेशन। इंसान को इमेजिनेशन का इतना बड़ा जो ईश्वर ने वरदान दिया है, उस वरदान को, उस इमेजिनेशन के वरदान को जब हम मिसयूज करते हैं तो कई सारी ऐसी चीज़ें ध्यान में आती है, दिमाग में आती है, एक्सट्रीम लेवल तक आदमी सोच लेता है जो रियलिटी में है नहीं और जो कभी होने भी नहीं वाली है। आप ही सोचिए कि कभी किसी चीज के लिए जब आपको बहुत ज्यादा डर लगा था तो कितने परसेंट सिचुएशन में वो डर सही साबित हुआ था। आप जानेंगे कि लगभग 95% सिचुएशन में वो जो आपको डर लगा था वैसा कुछ हुआ ही नहीं। और अगर 5% सिचुएशन में वो डर साबित भी हुआ, वो सही भी साबित हुआ डर, तो आपको रियलाइज हुआ कि मेरे अंदर में वो दमखम है, वो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल मेरे अंदर में वो ताकत है कि जो अगर डर साबित भी हुआ तो मैं उससे जो है वो ओवरकम कर सका। तो एनीवे, हम आते हैं अपने आज के टॉपिक के ऊपर में, और जहां पर मैं बात करना चाहता हूं कि जब भी कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन हो, रियलिटी में या इमेजिन, तब क्या करना। अब जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं उनमें से काफी पॉइंट्स आपको पता भी है, पर मैं आपको एक सीक्वेंस दे रहा हूं, एक सिस्टम दे रहा हूं, तरीका दे रहा हूं, एक एसओपी दे रहा हूं कि जिसके माध्यम से आप उस डर पर काबू पा सकते हैं। नंबर वन ये है कि डीप ब्रीदिंग। पॉइंट नंबर वन नोट कीजिए, डीप ब्रीदिंग। क्यों ये डीप ब्रीदिंग? और ये आपको पता है ब्रीदिंग का इंपॉर्टेंस। जब भी हमें डर लगता है, जब भी एड्रेनालिन फ्लो होने लगता है, जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है जो स्ट्रेसफुल होती है, तो हमारी ब्रीदिंग जो है वो शैलो हो जाती है, हमारी ब्रीदिंग बहुत एबनॉर्मल हो जाती है। ठीक है, तो अगर मेंटल सिचुएशन का ब्रीदिंग पे असर पड़ता है तो सीधी सी बात है कि इसका रिवर्स भी ट्रू है। अगर हम अपनी ब्रीदिंग का पैटर्न चेंज कर लें तो हमारी मेंटल सिचुएशन भी उस प्रकार से अफेक्ट होती है। तो सबसे पहले हम क्या करें, ब्रीदिंग का पैटर्न हम अपना डीप ब्रीदिंग करें। जैसे कई कोचेस बताते हैं, कई लोग जो एक हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे रहते हैं वो बताते हैं ना कि ब्रीदिंग पे ध्यान दो, अपनी सांस पे ध्यान दो। छोटा बच्चा जब सोता है तो उसकी ब्रीदिंग कैसी होती है उसको देखिए। जब कोई बड़ा व्यक्ति भी चैन की नींद सो रहा होता है तो उसकी ब्रीदिंग देखिए कैसी होती है, और उस प्रकार से ब्रीदिंग कीजिए। या कोई अगर प्राणायाम एक्सरसाइज आपको आती है तो वो जरूर कीजिए। तो नंबर वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड द इजिएस्ट थिंग टू डू इज ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग। तो उससे ऑक्सीजन का प्रवाह तेज होगा, उससे आपकी मानसिक स्थिति शांत होगी, और ब्रीदिंग का माइंड पे जो असर पड़ता है वो होगा। पॉइंट नंबर टू, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपकी जो कोई कंफर्ट एक्टिविटी है, ये ब्रीदिंग के बाद जो कंफर्ट एक्टिविटी है आप उस पर जाइए। फॉर एग्जाम्पल, अगर संगीत है या आप हारमोनियम बजाते हैं या कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप बजाते हैं, उस पर जाइए। वो एक्टिविटी जो आपको कंप्लीट एक कंफर्ट देती है। वो कोई पर्टिकुलर मंत्र भी हो सकता है। मेरा तो ऐसा मानना है कि गायत्री मंत्र अगर आप उस वक्त 3-4 बार बोल लेते हैं, या एक फिक्स नंबर बना लीजिए, 5 बार जैसे आप बोल लेते हैं, ओम का उच्चारण जैसे आप करते हैं, गायत्री मंत्र का तो जादुई असर होता है आपकी तात्कालिक मानसिक स्थिति पे और आपकी लाइफ लॉन्ग टर्म मानसिक स्थिति पे। तो वो फिर दूसरी एक्टिविटी गार्डनिंग हो सकती है, वो कुछ संगीत गुनगुनाना हो सकता है, वो अपने किसी मित्र को जो आपका करीबी मित्र है उसको फ़ोन लगाना हो सकता है, या कुछ रीडिंग हो सकता है, या फिर कुछ लिखना हो सकता है। आपकी मानसिक स्थिति, जो चीज़ आपको तकलीफ दे रही है, उसको आप लिख भी सकते हैं, क्योंकि जब आप उसको कागज़ पे उतार देते हैं और वो कंफर्ट लेवल अगर आपके कंफर्ट लेवल से मैच करता है, अगर आप उसको कागज पे उतार लेते हैं, तो बहुत मानसिक स्थिति आपको मिलेगी। तो मैं दोहरा देता हूं, पहला था ब्रीदिंग। नंबर टू वो ऐसी एक्टिविटी, मंत्र, संगीत,
वो ऐसी चीज़, आपकी हॉबी जो आपको कंफर्ट लेवल पे लेके जाती है। आप अपने माँ बाप को याद कर सकते हैं, आप अपने बचपन के वो सिचुएशंस याद कर सकते हैं जहाँ पे आप बहुत एंजॉय किया करते थे, कजिन्स के साथ, दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, माँ बाप के साथ। नंबर 3, और ये मैं लगभग अपनी हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताता हूं कि थिंकिंग मोड से एक्शन मोड में आइए। देखिए अभी भी आप थिंकिंग मोड में ही हैं। पहले तो आप परेशान हो गए थे तो मैंने कहा ब्रीदिंग कीजिए, फिर मैंने कहा वो एक्टिविटी कीजिए। अब हम आते हैं एक्शन एंड प्लानिंग मोड। तो स्टेप नंबर 3 इज कम फ्रॉम थिंकिंग मोड टू एक्शन एंड प्लानिंग मोड। अब जो भी चीज आपको तकलीफ दे रही है, ठीक है, उसके क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई कस्टमर है जो आपको पेमेंट नहीं दे रहा है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको धमका रहा है, या ऐसी कोई सिचुएशन है जहां पे आपका काफी सारा फाइनेंस अटका पड़ा है और बैंक आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है, या आपका कोई मित्र या आपको कोई कहीं से कुछ धमकियां मिल रही हैं, कुछ मिल रही है। तो अगेन उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, शांति से वो आप लिख लीजिए। जैसे उदाहरण के लिए हो सकता है, नंबर 1, मैं बैंक जाकर के शांति से बैंक मैनेजर से बात करूंगा और अपनी सिचुएशन उनको बताऊंगा। मैं चिढ़ूंगा नहीं, मैं उद्विग्न नहीं हो जाऊंगा। नंबर 2, मैं एक ईमेल भेजता हूं बैंक को कि मेरी ऐसी ऐसी सिचुएशन है जिसमें मेरी कोई गलती नहीं है, पर ये सिचुएशन आ गई है, कृपया आप उसको ठीक करें। या नंबर 3, आप ये हो सकता है कि जो भी कस्टमर जिसकी वजह से आपको परेशानी हो रही है उसको आप एक अच्छा सा मैसेज बना करके आप उसको भेजें, या एक वॉइस मैसेज बना करके भेजें। नंबर 4, आप अपने लीगल काउंसलर से जो है उससे एक बार बात कर लें कि अभी कोई लीगल एक्शन नहीं लेना है, लेकिन आप मुझे बताइए कि अगर ये ऐसा सिचुएशन रहा तो आगे मैं लीगल एक्शन इसमें क्या ले सकता हूँ, है ना। नंबर 5, अपने किसी सीनियर से बात कीजिए, या ऐसे किसी सीनियर से बात कीजिए जिन्होंने ज़िंदगी देखी हो, उन्होंने इस प्रकार की सिचुएशंस पहले भी डील की हुई हो, और उनसे आपको कुछ काम की सलाह मिल सकती है। और नंबर 5, आप ये सोच सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर ये फाइनेंशियल लॉस मेरा हुआ तो किस प्रकार से आगे इस फाइनेंशियल लॉस को ओवरकम करने के लिए मैं क्या बिजनेस एक्टिविटी करूंगा, और क्या ये मैं करूंगा। ये मैंने जस्ट कुछ एग्जांपल्स दिए, लेकिन 4 या 5 पॉसिबल सॉल्यूशंस या पॉसिबल एक्शन पॉइंट जब आप लिखते हैं तो याद रखिए आप प्रॉब्लम साइड से सॉल्यूशन साइड पे आ गए हैं। एंड व्हेन यू आर ऑन द सॉल्यूशन साइड आपको हमेशा मानसिक शांति मिलती ही है। तो ये पॉइंट नंबर 3 हुआ। पॉइंट नंबर 1 ब्रीदिंग, पॉइंट नंबर 2 कंफर्ट एक्टिविटी, मंत्र वगैरह, पॉइंट नंबर 3 कम फ्रॉम प्रॉब्लम मोड टू सॉल्यूशन मोड, पॉसिबल सॉल्यूशंस लिख डालिए। देन वेरी इंपॉर्टेंट, आस्क योरसेल्फ दीज 6 क्वेश्चंस। अपने आप को ये 6 सवाल पूछिए। नंबर 1, क्या ये पहली बार है जो ऐसा हो रहा है और मैं परेशान हो रहा हूं? क्या ये पहली बार है कि ऐसी सिचुएशन मेरे लाइफ में आई है? आंसर विल ऑलमोस्ट ऑलवेज बी नो, ये पहली बार नहीं है, पहले भी ऐसा हो चुका है। दूसरा सवाल, क्या ये आखिरी बार हो रहा है? आंसर विल बी नो। भाई जिंदगी है, धंधा है, दुनिया है, न ये पहली बार हो रहा है और न ये आखिरी बार हो रहा है। ये तो जब तक जिंदगी है इस तरह की सिचुएशंस तो आती रहेंगी, रूप बदलता रहेगा लेकिन ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आती रहेंगी, क्योंकि इसी का नाम जीवन है, जिंदगी है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, या पहले जब भी ये सब इस प्रकार की जब कोई घटना हुई, स्ट्रेसफुल कंडीशन है, क्या मैं उसको डील कर सका हूं? सॉल्यूशन मिला हो या ना मिला हो, पर क्या मैं डील कर सकूं, क्या उसमें से जिंदा बाहर निकल सका हूं? आंसर विल ऑलवेज बी यस। अल्टीमेटली मैं उसमें से बाहर निकल गया। ये आपको सुकून देगा। नंबर 4, क्या आज अभी मैं इससे डील कर सकता हूं जो सॉल्यूशंस मैंने ऊपर लिखे, जो एक्सट्रीम जो मैंने सोच लिया, क्या वैसा कभी हुआ है, क्या होने वाला है, क्या मैं आज डील कर सकता हूं? यस, आई कैन डील विथ इट। क्या मैं किसी की मदद ले सकता हूं? यस, ऑलरेडी मैंने लिस्ट में लिखा हुआ है, इन 2 व्यक्तियों की मदद लूंगा, सलाह लूंगा। ठीक है। और अगला, ये आगे फिर ना हो उसके लिए, प्रिवेंशन के लिए अब मैं क्या पॉइंट्स लूं, क्या पॉइंट्स लिखूं, या क्या मैं सोचूं कि आगे फिर इस प्रकार की सिचुएशन ना हो, क्योंकि अगर ये बार बार हो रहा है तो फिर आगे के लिए मुझे अभी से कुछ प्रिवेंटिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे। देन अगला, क्या ये आज से 2 महीने बाद मायने रखेगा? आज ये जो भी हर्ट हुआ मेरा,
ईगो हर्ट हुआ, ये कुछ कुछ लॉस हुआ, ये हुआ, क्या ये 2 महीने बाद मायने रखेगा? कई बार ऐसा होता है कि छोटी मोटी बातों पे झगड़ा हो जाता है। गाड़ियां सामने से आई, हल्का सा रगड़ा गई, टकरा गई, या किसी ने आपको गलत कट मारा, छोटी छोटी बातों को लेकर के बड़ा बड़ा स्ट्रेस हो जाता है। क्या आज से 2 महीने बाद ये कोई मायने रखेगा? और अधिकतर केसेस में आप स्माइल करेंगे, बोलेंगे 2 महीने बाद क्या, 1 हफ्ते बाद ही कोई मायने नहीं रखेगा। तो अगर मायने नहीं रखेगा तो अभी अपना एड्रेनालिन बहा करके, ब्लड प्रेशर बढ़ा करके, ब्रेन के अंदर में प्रेशर बढ़ा करके क्या मतलब है? आपके स्वास्थ्य भी असर पड़ेगा ना। और अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको अपने आप से पूछना चाहिए, यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, यहां एट स्टेक क्या है? क्या पैसा स्टेक पर है, या मेरा ईगो स्टेक पर है, या यहां पर किसी के साथ एक रिलेशनशिप स्टेक पर है? पैसा यहां पर रिस्क में है, या मेरा ईगो रिस्क में है, या रिलेशनशिप रिस्क में है? और जब इसका कभी कभी तीनों का मिक्सचर रहता है, लेकिन आपको सोचना है कि यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मेरे लिए जो मुझे प्रिजर्व करना है? पैसा प्रिजर्व करना है, या मेरा ईगो, मेरा आत्मसम्मान प्रिजर्व करना है, या ये जो रिश्ता है मेरा सामने वाले के साथ वो प्रिजर्व करना है? आप डिसाइड कर लीजिए वो कोई एक चीज जिसको प्रिजर्व करना है। अगर पैसा प्रिजर्व करना है, अगर पैसा चाहिए, ठीक है, तो रिलेशनशिप छोड़िए और ईगो छोड़िए और पैसा कॉलर पकड़ के हासिल कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरा ईगो इंपॉर्टेंट है तो सिचुएशन से ऊपर उठिए, जाने दीजिए, पैसा छोड़ दीजिए, रिश्ता भी छोड़ दीजिए। या अगर आपको लगता है कि नहीं, रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म चीज है, और मुझे भी ऐसा लगता है रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा और ईगो तो वापस आ जाता है, लेकिन रिलेशनशिप अगर किसी से खराब हो जाए तो लाइफ लॉन्ग का स्ट्रेस जो हो जाता है। अगर आपको लगता है कि रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है तो पैसा छोड़ दीजिए और अपना ईगो छोड़ दीजिए, और अंततः सुकून की सिचुएशन में आ जाइए। और फिर उसका अगला सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, जब आपका स्ट्रेस चला जाए, तो अपने आप से सवाल पूछना है, तो ओवरऑल इस सिचुएशन से मैंने क्या सीखा? किस प्रकार से मैं एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन सका? किस प्रकार से मेरे को इंसानी रिश्तों की समझ मेरी और कैसी बढ़ी, मेरी मैच्योरिटी और कैसी बढ़ी, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली मैं और कितना स्ट्रांग हुआ? और फिर जब अंततः ये सब जब हमको समझ में आ जाता है तो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ पॉजिटिव्स इसमें से हमको निकालने ही है कि ओवरऑल ये जो एक्सपीरियंस, ये अनुभव मुझे हुआ, इसमें से क्या पॉजिटिव्स निकले। मतलब सीख तो मुझे मिली, पॉजिटिव्स क्या निकले? क्योंकि हर बुरी चीज में से भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो निकलता ही है। और ये सब आप दर्ज करते हैं, अगर कागज पे भी दर्ज नहीं किया तो मानसिक रूप से अगर आप दर्ज करते हैं तो किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकलने की कलाकारी आपको आ जाती है। राइट डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये ओवरऑल फ्रेमवर्क पसंद आया तो फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं डॉक्टर अजय शेष MD PhD आपसे इसी प्रकार के और वीडियोस में मिलता रहूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको क्या अच्छा लगा उसको कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगा आपसे किसी अन्य ऐसे ही अच्छे वीडियो पे, तब तक मुझे फॉलो करते रहिए। चीयर्स।